गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे भले होंगे। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 की भौतिकी का ऊर्जा के स्रोत पाठ लेकर हाजिर हैं। ठीक है, इस पाठ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और अपने परीक्षा में जो प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे उनके सवालों के आंसर जानने का प्रयास करें। आइए तो देखते हैं। पाठ का नाम ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं निम्न है। अब ऊर्जा का अच्छा स्रोत होगा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है, उसके कुछ गुण और अवगुण होते हैं। उसी तरीका से ऊर्जा का जो अच्छा स्रोत है उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, उसके गुण क्या क्या होंगे? तो जो सुलभ हो, सुलभ का मतलब जो आसानी से मिल जाए। ठीक है। दूसरा, जो प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन अधिक कार्य कर सके, यानी जो कम आयतन में ज्यादा ऊष्मा मुक्त कर सकता है। जैसे कि कम आयतन लिए, थोड़ा सा आयतन लिए, उसी में ज्यादा द्रव्यमान मिल गया। जिसका परिवहन और भंडारण सुविधा पूर्वक किया जा सके, यानी ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका परिवहन और भंडारण आसानी पूर्वक किया जा सके, ये अच्छे स्रोत की विशेषताएं। जो अधिक महंगा ना हो, यानी ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या होगा? ज्यादा महंगा नहीं होगा। ये जो है आपके 4 पॉइंट, ये आपके अच्छे स्रोत, किसके अच्छे स्रोत? ऊर्जा के अच्छे स्रोत के विशेषताएं। ऐसे पदार्थों को ईंधन कहते हैं जो दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग ईंधन कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत के रूप में किया जाता है। ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब हो गया कि जिसका नवीनीकरण किया जा सके, जिसको हम लोग बार बार प्राप्त कर पाए, उसे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या होगा? जिससे बार जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नवीकरणीय स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत वे हैं जो लंबी अवधि तक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा, महासागर, सागर की तरंगों से प्राप्त ऊर्जा आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण हैं। हम पहले भी बताए हैं, अभी जस्ट भी बताए हैं कि नवीकरणीय स्रोत वैसे जिनका बार पूर्ति होता रहे। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा हमें बराबर निरंतर ढंग से मिलती रहती है। पवन ऊर्जा हवा की ऊर्जा है, ये भी हमें मिलती रहती है। बहते हुए जल की ऊर्जा, जैसे कि नदियों नालों में हम लोग क्या करते हैं, बांध बनाकर टरबाइनों के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो जल भी हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है, तो उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा के रूप में। महासागर, सागर की तरंगों से प्राप्त ऊर्जा, ये सब क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब ये सब स्रोत जो है निरंतर हमें प्राप्त होते रहेंगे, उनकी क्या है? उपलब्धता प्रचुर मात्रा में। ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुए, जिनकी आपूर्ति सीमित है तथा जो हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, जो हमारे द्वारा जल्दी उत्पन्न नहीं किया जा सकते, प्रकृति द्वारा हमें वरदान में मिले हुए। कौन चीज? अनवीकरणीय। वरदान में तो नवीकरणीय भी है, लेकिन नवीकरणीय का स्रोत कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन अनवीकरणीय क्या है? सीमित है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो अनवीकरणीय में क्या क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, इसे हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में से भी जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा,
यह बात तो एकदम क्लियर है कि पृथ्वी पर जो होगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब हो गया जो सन के द्वारा यानी कि सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का मुख्य निम्नलिखित विशेषता है। सौर ऊर्जा का विशेषता क्या है, यह मूल्य रहित और नवीकरणीय है, इसमें हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। सूर्य की ऊष्मा का हम लोग जितना उपयोग कर सके उसके लिए हमें कहीं बिल नहीं चुकाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आजकल देखते हैं कि बिजली और उपयोग करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या कहते हैं, बिजली बिल भुगतान करना पड़ता है। लेकिन सूर्य के द्वारा जो हमें ऊष्मा मिलती है हम लोग उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यह मूल्य रहित है और नवीकरणीय, सभी जगह उपलब्ध है, यानी यह सभी जगह उपलब्ध रहेगा। सभी जगह का मतलब हो गया क्या, कहीं पर थोड़ा कम और कहीं पर थोड़ा ज्यादा, लेकिन रहेगा सब जगह, ठीक। इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है, यानी सौर ऊर्जा के उपयोग को अगर हम लोग करते हैं तो उससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है पृथ्वी पर प्रति एकांक वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड पड़ने वाले सौर ऊर्जा की मात्रा को सौर नियतांक कहते हैं। यानी पृथ्वी पर प्रति एकांक वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो ये क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र पर 1 सेकंड में पड़ने वाले सूर्य की ऊष्मा को हम लोग सौर नियतांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान कितना होता है, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बहुत समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहे जाते हैं। वैसे स्रोत जो लंबे समय से पूर्वजों के समय से आते जा रहे हैं उन्हें हम लोग कहेंगे पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि। पारंपरिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, लकड़ी भी देखे होंगे, चाहे अभी भी यूज हो रहा है। हम लोग के गांव ग्रामीण परिवेश में रहते हैं हम लोग, तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग हम लोग जलावन के रूप में करते हैं, जैसे ढैंचा हो गया, क्या कहते हैं मकई का कुट्टी हो गया, या क्या कहते हैं सो और भी बहुत सारा है जो आप लोग ग्रामीण परिवेश में देखे होंगे। ये सब चीज क्या है, पारंपरिक स्रोत, यानी हमारे बाप दादा ही उस सब चीज को उपयोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यही है कि वो बृहत रूप में करते थे, हम लोग कम रूप में करते हैं। हम लोग आज सीएनजी के जगह पर सीएनजी कह रहे हैं, ये आदर्श ईंधन में जो हम लोग गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, इसके गैस सिलेंडर में रहता क्या है, आइसोब्यूटेन और द्रवित ब्यूटेन, इसे हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप देखिए ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कुछ समय पहले ही उपयोग में लाए जा रहे हैं ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। ये हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागर या की लहरों से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। यानी गैर परंपरागत का मतलब वो पारंपरिक नहीं है, वो पहले से नहीं आया, वो अभी जनरेट हुआ है, यानी वो नए रूप में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे पिछले जो वो ज्यादा प्रदूषण कर रहे थे और क्या था, वो ज्यादा प्रदूषण तो कर ही रहे थे, उसके अलावा क्या कहते हैं सो उनकी मात्रा भी सीमित थी। तो हम लोगों ने क्या किया, अब नए रूप में भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा लोगों ने यूज करना शुरू किया है, ठीक है। अब है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। जीवाश्म ईंधन को देने से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं, इनके कारण अम्ल वर्षा होती है। अब यहाँ एक टॉपिक हो जाता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है वो मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, जो जीवाश्म ईंधन को जलाने से इनके ऑक्साइड मिलते हैं, वही ऑक्साइड वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल में जब वो वर्षा के समय में वर्षा होती है तो वायुमंडल से इन चीज को घुलाते हुए वो क्या करती है, जमीन पर ला देती है। जब जमीन पर लाती है तो वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा या ठंडे की वाले प्रदेशों में जब सब्जियां नहीं उगती हैं तो क्या किया जाता है, वहां पर क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कैसे उपयोग में लाया जाता है, वहां पर एक कांच का क्या कहते हैं बना दिया जाता है शेड टाइप। उस शेड के ऊपर सूर्य की रोशनी आती है और कांच के द्वारा अंदर चली जाती है और अंदर में क्या है गर्माहट बनी रहती है, और वो जो है बाहर का जो वातावरण है उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर में सब्जियां फल अच्छे से उग जाते हैं। इसे कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, एक शेड तैयार रहता है कांच का, बना दीजिए, जैसे
कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में गोभी का बीज जो बरसात के समय में गिराया जाता है उसको क्या होता है, तिरपाल से या पन्नी से, व्हाइट पन्नी से घेर दिया जाता है ताकि क्या हो, डायरेक्ट उस पर ना वर्षा पड़े ना उस पर धूप। वह जो है वो बीज तैयार करने के लिए हम लोग करते हैं, जबकि ठंडे प्रदेशों में फल सब्जियां उगाने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत देखिए, जल हमारे पास असीमित मात्रा में, हम लोग जल के द्वारा बिजली उत्पन्न करवा सकते हैं, करते हैं बांध बनाकर। तो ये क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत के लाभ निम्नलिखित है। ये लाभ क्या क्या है, ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त है। ऊर्जा का यह स्रोत सबसे पहले तो नवीकरणीय है, इसे बार बार हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, और पहले दूसरा क्या है, ये प्रदूषण से मुक्त है। जल विद्युत संयंत्र के लिए जो बांध बनाए जाते हैं वे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की सहायता करते हैं। जो हम लोग बांध बनाते हैं वह बांध से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई भी बंद करते हैं और बाढ़ भी नियंत्रित होती है। जैव मात्रा क्या है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के शरीर से जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ से प्राप्त हो, जैव मात्रा या जीव द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि कहलाता है जो कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के शरीर से जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ से प्राप्त हो, जैव मात्रा या जीव द्रव्यमान का, जैसे गोबर, गोबर का हम लोग गोईठा वगैरह यूज करते हैं। फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, जैसे मकई का खूंटी हो गया या और भी बहुत सारे हैं, सब्जियों के अवशिष्ट आदि जैव मात्रा के उदाहरण है। जैसे कि देखिए परोर वगैरह का, जंगी वगैरह का हम लोग ठंडा महीना में यूज करते हैं, किसलिए, कूड़ा लगाने में, तापने में, तो वे सब क्या है, जैव मात्रा में आते हैं। जैव मात्रा के अपघटन से जैव गैस या बायोगैस प्राप्त होती है, जिसमें 75% मीथेन, लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड और लगभग 2% दूसरी गैसें होती है। अब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, जो बहुत ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने नजर के सामने में देखा होगा, क्वेश्चन बैंक तैयारी कर रहे हैं उसमें भी देखे होंगे। तो जैव मात्रा के अपघटन के फलस्वरूप जो बायोगैस बनती है, बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन रहता है, 75%, यानी सबसे ज्यादा मीथेन ही रहता है। तो उसका बायोगैस का घटक क्या होगा, मीथेन। ठीक है, जैव गैस की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह एक उत्तम ईंधन है, इसके जलने से धुआं नहीं निकलता है। बायोगैस के जलने से क्या होता है, धुआं नहीं निकलता है, इसके जलने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। अवशेष का जैसे कि मान लीजिए इसको अगर हम जलाते हैं तो कोई अवशेष नहीं बचता है। उसके बाद है जैव गैस प्लांट से निकला कीच या गारा एक उत्तम कोटि का उर्वरक है। यानी बायोगैस संयंत्र अगर हम लोग लगाते हैं तो बायोगैस संयंत्र के द्वारा जो बचा हुआ अपशिष्ट है वो क्या है, उत्तम ईंधन का काम करता है, एक अच्छा खाद के रूप में काम करता है, जिसे हम लोग खेतों में यूज कर सकते हैं। जलावन के रूप में इसके उपयोग से लकड़ी की बचत होती है। जलावन के रूप में अगर हम लोग इसको उपयोग करते हैं बायोगैस का, तो इससे हमें क्या होती है, लकड़ी की मात्रा घटती है, यानी लकड़ी की मात्रा की बचत होती है। पवन ऊर्जा क्या है, अब पवन ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्य करने के लिए विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यांत्रिक का मतलब हो गया, जैसे हवा चल रही है तो पवन ऊर्जा को अगर हम बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में, उसको जब क्या कहते हैं, सो हवा आती है तो वो चलते हैं तो उसके कारण क्या होता है, मोटर घूमता है, मोटर घूमने के बाद क्या होता है, उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। पवन चक्की का जो घूर्णी गति है, यानी गोल जो घूमता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए आपको है पवन ऊर्जा के लाभ। एक सेकेंड, पवन ऊर्जा फॉर्म में कई पवन चक्कियां एक साथ बड़े क्षेत्र में विस्थापित की जाती है, बड़े क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। पवन ऊर्जा के निम्नलिखित लाभ है। इसका स्रोत वायु है जो मुफ्त में प्राप्त होता है, यह नवीकरणीय, यानी यह हवा के द्वारा मुफ्त में हमें प्राप्त होता है, यह नवीकरणीय। इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। पवन ऊर्जा से हमें क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। पवन ऊर्जा से कार्य लेने की निम्नलिखित सीमाएं हैं। इससे कार्य करने के लिए वायु की न्यूनतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन ऊर्जा का जो उपयोग हम लोग करेंगे उसमें कम से कम हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ऊर्जा का भरोसेमंद स्रोत नहीं है, क्योंकि वायु कभी कभी बिल्कुल शांत रहती है और कभी कभी तूफान भी आ जाता है। आप देखिए इसमें परेशानी भी होता है कि कभी खूब तेज में हवा चलेगा तो वहां भी डिस्टर्ब कर देगा, कभी हवा ही नहीं चलेगा तो भी ये डिस्टर्ब होगा। पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग निरंतर हवा आएगा तभी ना कर सकते हैं। अब हवा निरंतर नहीं रहेगा तो क्या होगा, पवन ऊर्जा एक क्या है, भरोसेमंद स्रोत नहीं।
पवन ऊर्जा फर्म को स्थापित करना काफी महंगा होता है। पवन ऊर्जा स्रोत को स्थापित करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि ये विस्तृत क्षेत्र को देखता है, जिस पर ना खेती किया जा सकता है ना कोई भी चीज किया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम लोग पवन ऊर्जा के लिए उपयोग में ही ला सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र बहुत ही कम मिलते हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा का स्थापित किया जा सके। ये काफी महंगा भी होता है और भरोसेमंद भी नहीं होता है, क्योंकि यह कभी हवा चलेगा तब ये भरोसेमंद होगा, नहीं तो नहीं। इस तरह आप लोगों ने देखा कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या थे और कौन कौन से स्रोत हम लोगों ने उपयोग में करते हैं और कर रहे हैं। इससे जो 2 अंक स्तरीय जो भी सवाल है या ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग को बन जाने चाहिए, यहाँ ऐसा हम आशा करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।